42 पार्ट डी माशाल्लाह। केड़े पिंडों आए हो, केड़े पिंडों आए हो। हाँ वो हो कर सकते हैं का आर की जगह कोई और भाई कहते हैं डाल देते हैं, डाल दें, लेकिन बेहतर है बड़े वाला डाला करें, वरना फिर यही करेंगे सबर शुक्र। छेती निकलने दें बच्चों को, अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, कोई मसला नहीं, जाहिर बात है कोई मजबूरी होगी, हर एक के साथ मजबूरियां लगी हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 428। अये ये बच्चा भी जा रहा है, ओए हाइब्रिड, ओए ये बच्चा भी जा रहा है, और ठहरे एक दे वे भाईजान। अब ना नोट्स में सिर्फ पैरा नंबर लिखे होंगे, पैरा 2 हमने किया, पैरा 4 हमने किया, इस तरह लिखा होगा। अच्छा जी, पैरा 2 पेज नंबर पहला वाला, segment reporting is required for an entity whose debt, आप लोगों ने पढ़ा था ना, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, whose debt, ये IFRS 9 है, इसमें तसल्ली से ये पढ़ेंगे डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होती है। whose loan or equity shares is listed on a, नहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं लिखा होगा, ये तो दुनिया के स्टैंडर्ड्स है ना, ये तो जनरल लफ्ज यूज करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जगह लफ्ज यूज करेंगे पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट, जिसको हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ऐसी कंपनी जिनके शेयर्स या जिनके डिबेंचर्स कहां लिस्टेड हो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, उन पर यह स्टैंडर्ड लगेगा। अच्छा, अगर ये अभी लिस्ट हुए नहीं लेकिन लिस्टिंग के प्रोसेस में है तो भी स्टैंडर्ड लग जाएगा, रिक्वायर्ड तो है तो भी स्टैंडर्ड लग जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, पीटीसीएल एक अलग कंपनी है, यूफोन एक अलग कंपनी है। पीटीसीएल पेरेंट है और यूफोन सब्सिडरी है। बिकॉज पीटीसीएल ने bought 80% shares of यूफोन। पीटीसीएल 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, कंसोलिडेटेड, इसमें पीटीसीएल और यूफोन कंबाइन करके पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन का। और एक पीटीसीएल बनाएगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जाने दो ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है, टीचर नहीं रोक सकता तो स्टूडेंट ने कहां से रोकना है। भाई ये ले लेना लेक्चर, ऐसा करके जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट चुप। ये हाइब्रिड में अब याद आया जाना, जब पहले सारे जा रहे थे तब नहीं याद आया था जाना। अच्छा अच्छा जी, साथ वाले से जरा पूछ ले क्या प्रोग्राम है बेटा तेरा, कितने सेकंड तो इधर बैठा हुआ है। और ना ना ना, अब नहीं मैंने निकलने देना, नहीं भाई, जम मार के पीछे से निकल जाओ, जम मार के निकल जाओ, कोई मसला नहीं, जुमा पढ़ने जा रहा है। भाइयों मैं पढ़ाने आया, एसी ऊपर कराओ भाई, ये इसकी को करो विंग्स। भाई आप एसी का रिमोट पकड़ के जरा लाएं, जो बॉल पेन मुंह में डाली हुई है, जरा ये इसके विंग्स ऊपर करें। हाँ ऊपर हो गए, इसको रोक दो अब, माशाल्लाह जाए। अच्छा, ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि ड्यूरिंग आवर डिस्कशन आपने ये नोट कर लिया, अब वो टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा।
तो अच्छा चलें छोड़ें। अब आप ये बताएं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। पीटीसीएल वाले कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे? दो। एक में पीटीसीएल की लैंड बिल्डिंग और यूफोन की लैंड बिल्डिंग इकट्ठी आ रही होंगी बैलेंस शीट में, और एक में खाली किसकी आ रही होंगी? आपकी क्या राय है कि आईएफआरएस 8 के डिस्क्लोजर्स जो हम बनाएं वो कंसोलिडेटेड में डाल दें, सेपरेट में डाल दें, या दोनों में डाल दें डिस्क्लोजर? दोनों में डालना तो बहुत ज्यादा एक लंबी एक्सरसाइज हो जानी थी, बहुत ज्यादा मसला होना था। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने हल ये निकाला, अगर आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं जिसमें आप अपनी सब्सिडरीज को भी साथ मिला रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी सब्सिडरीज को भी साथ मिला रहे हैं, यानी अकेला शोहर या शोहर और बीवी मिला के, जब शादी हो चुकी है तो अकेला शोहर फिर खड़ा ना हो साइड पे, फिर बीवी के साथ ही खड़ा हो तो अच्छा लगता है। तो अब आईएफआरएस 8 अप्लाई करेगा सिर्फ, बोलें किसके ऊपर? कंसोलिडेटेड। नो नीड ऑफ डिस्क्लोजर, नो नीड ऑफ डिस्क्लोजर। अकेले क्यों खड़े हो, इधर आओ ना, बीवी को बुलाओ, हाँ अब डिस्क्लोज करो तुम अपने आप को लोगों को। अच्छा, शादी होगी अब माशाल्लाह। छवारे बैग में डाल के जाइएगा अपनी शादी पे। पहले खाने होते हैं। अजीब बात है। अच्छा भाई, व्हाट्सएप पे देखते हैं क्या क्या मैसेज आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कंसोलिडेशन में अगर हमारी एक बड़ी कंपनी है पीटीसीएल, जिसने छोटी मोटी कंपनीज को खरीद लिया, यूफोन टाइप कंपनीज को, तो पीटीसीएल कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करेगा? दो। पहले 60-70 सफ़ों पे पीटीसीएल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, फिर अगले 60-70 सफ़ों पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। ठीक है, पहले अपनी अकेली बातें बताएगा और फिर कहते हैं कि मेरी बीवी भी मेरे साथ है। तो अब मुझे बता दें कि हमने डिस्क्लोजर आईएफआरएस 8 के किस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालने हैं? कंसोलिडेट। ऐसे ही तंग करने के लिए, नहीं चुटकी ना काटें साथ वाले, उसको परेशानी ना दिया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने दूसरे की जूती छुपा ली, बाद में वापस कर दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम था, तुमने जुल्म अज़ीम किया, तुमने जुल्म अज़ीम किया। एक दफ़ा फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे अपने भाई को परेशान करने का? अच्छा जी, हमने कल वापस कर दी थी मेरे भाई, ऐसा ना कहें, कल मौके पे हमने तो वैसे सजा दी थी इसको, वो तो जाहिलों ने जूता छुपाई रस्म बनाई हुई है, मुसलमानों तो। अच्छा जी, ये यूफोन तो बना ही सेपरेट रहे ना, फिर अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो यूफोन तो अपनी कर देना, हम तो उसकी डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों कर रहे हैं। ये देखिए मेरे भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अब ये पेज नंबर 75 से शुरू हो रही हैं, और ये पेज 75 से शुरू होके ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये पेज 75 से शुरू होके ये पहला सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा है। इसमें आईएफआरएस 8 का कहीं डिस्क्लोजर नहीं है। वो जो लंबा सा सफ़ा आया था वो पीपी का डिस्क्लोजर था, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी वाला। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट ख़त्म हो गई हैं पेज नंबर 151 पे। जब ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हो गई तो अब शुरू हुई हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पेज नंबर 169 से शुरू हो रही हैं। अब ये कंसोलिडेटेड है, जिसमें क्या कहते हैं, पैकेजेस और इसकी सब्सिडरीज की बात होगी। हम समझ लेते हैं पीटीसीएल और यूफोन की बात होगी। यहाँ पे कहीं जाके आपको कोई बड़ा सा सफ़ा अगर नज़र आया तो वो होगा क्या कहते हैं, IFRS 8 का। IFRS 8 का अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा सफ़ा आया, ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे जूती घुमी हुई है। ओह, ये आ गया, ये आ गया। इतना ऐसा सफ़ा था कि वो बिल्कुल उल्टी हो गई। टोटल रेवेन्यू, इंटरनल सेल, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, इंटरेस्ट रेवेन्यू, सेगमेंट्स के नाम है, पैकेजिंग, इंक, रियल एस्टेट, पेपर एंड बोर्ड। तो ये देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्होंने जाके डिस्क्लोज किया हुआ है और इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्होंने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। ये आप लोगों को दिखाना था। अच्छा, ठीक है जी। अब ये सारी डिस्कशन के बाद ये वाली लाइन देखें, समझ आ रही है? पैरा 4 वाली, पैरा 4। इफा फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये जो पूरी थी ना लंबी सी 300-400 सफ़ों की, इसका नाम हमने रखा हुआ था फाइनेंशियल रिपोर्ट। इफा फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन बोथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट यानी पीटीसीएल यूफोन, दैट इज विद इन द स्कोप ऑफ IFRS, जाहिर बात है IFRS उस पे लग रहा है, एज वेल एज पेरेंट्स अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोनों पड़ी हुई थी इसमें। दिस स्टैंडर्ड शैल अप्लाई ओनली ऑन, नो नीड टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड ऑन। अब ये बड़ा हैवी लेवल के एमसीक्यूज इस पॉइंट में से वो निकालता है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं या रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट की? ऑपरेटिंग में तो ये सारे आएंगे, ठीक है। एम मंकी खरीद के बेच रहा होगा, एन नॉटी तो अउल खरीद के, पैरट खरीद के, क्वीन खरीद के, यार तो नहीं है, छट दो तुम्हारी मेहरबानी, रैट खरीद के अच्छा, मतलब ये कि यहां हेड ऑफिस नहीं लाना कभी वर्किंग वन में। वर्किंग वन में क्या नहीं लाना? ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होता है जिसमें कितनी कंडीशंस पाई जाएं? 3, क्योंकि दूसरी के साथ एंड लिखा हुआ है, तीनों की तीनों पाई जाएं। नंबर 1, इट इंगेजेस, ये इंगेज हो इन द बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, ट्राई टू बी गुड मैन, फ्रॉम विच इट मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर। मे के लफ्ज का मतलब बताते हैं, विल क्यों नहीं लिखा हुआ? तो ऐसा बिजनेस का यूनिट जो रेवेन्यू कमाए और खर्चे करे, चाहे वो रेवेन्यू आपस की सेल का हो, विद इन द सेम एंटिटी, चाहे वो रेवेन्यू आपस की सेल का हो। दूसरी शर्त, इट्स रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय आवर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। व्हाई? टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट? अबाउट रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड, यानी उधर जनरेटर लगवा दो, उधर जो है वो ये कर दो, तो इस तरह के रिसोर्सेज एलोकेट करना, उधर नया मैनेजर रख लो, एंड टू असेस इट्स परफॉर्मेंस। और तीसरी शर्त, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज सेपरेट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जो सेगमेंट आपने नया खोला है वो रेवेन्यू अर्न कर रहा होगा या करेगा? उसको भी हम डाल दिया करेंगे वर्किंग वन में, उसको भी हम डाल दिया करेंगे वर्किंग, बिकॉज उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल सेल तो जीरो होगी, लेकिन उसके एक्सपेंसेस आने की वजह से लॉस आ रहा होगा यहाँ पे, और उसके थोड़े बहुत एसेट खरीद लिए होंगे, आपने लैंड खरीद ली होगी, बिल्डिंग खरीद ली होगी, अभी आप लोगों ने मजदूरों को हायर नहीं किया होगा, तो अगर दिसंबर में 1 दिसंबर को गवर्नमेंट वालों ने सोचा है कि एसी बनाना भी शुरू कर दें, तो उसके लिए फैक्ट्री खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, लैंड खरीद ली, मशीनें लगा ली, लेकिन अभी सेल करनी शुरू नहीं की क्योंकि सेल अगले साल से करेंगे, तो कोई मसला नहीं। ऐसा सेगमेंट आ सकता है यहां पे जिसके रेवेन्यू और सेल जीरो हो जी, अगर ये फ्यूचर में रेवेन्यू कमाएगा। हेड ऑफिस कभी नहीं आ सकता क्योंकि ये फ्यूचर में रेवेन्यू नहीं कमा। तो नए सेगमेंट्स जिन्होंने फिलहाल रेवेन्यू नहीं कमाया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ जाया करेंगे वर्किंग वन में। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट मे एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर विच इट हैज येट टू अर्न रेवेन्यू। फॉर एन ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ये भी साबित हो गया ऑपरेटिंग सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप,
ऑपरेशंस मे बी बिफोर अर्निंग रेवेन्यूज। अब हेड ऑफिस को थ्रो अवे करने लगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को थ्रो अवे करने लगे। कहते हैं ये मेरी नज़र में नहीं है ऑपरेटिंग सेगमेंट, क्योंकि ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। इट विल नेवर अर्न रेवेन्यू। तो नॉट एवरी पार्ट ऑफ एन एंटिटी इज नेसेसरीली एन, ये याद करनी नहीं है चीज़ें, बस बार बार पढ़ के याद रखेंगे जहन में। नॉट एवरी पार्ट ऑफ एन एंटिटी इज नेसेसरीली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट और अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, जिसको हमने हेड ऑफिस कहा, और सम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, जैसे हमें R&D डिपार्टमेंट का है, मे नेवर अर्न रेवेन्यू और मे अर्न रेवेन्यू, लेकिन उसको रेवेन्यू नहीं कहते, उसे कहते हैं हेड ऑफिस ने जनरेटर बेच दिया तो गेन ऑन डिस्पोजल आया है, वो IAS 16 में जाता है। वो कोई रेवेन्यू वो वाला नहीं है जो आपने चीजें बेच के कमाया है। रेवेन्यू आ जाता है हल्का फुल्का, जिसको आप अदर इनकम कहते हैं, माजरत, इसको रेवेन्यू नहीं कहते, लेकिन स्टैंडर्ड ने नाम उसका रेवेन्यू लिखा है। और मे अर्न रेवेन्यू डेट आर ओनली हादसाती टू द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी। वो हादसाती तौर पे आ गए, लिखे ना अंडरलाइन करके। इंसिडेंटल, सेल ऑफ बिल्डिंग बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की 4 बिल्डिंग्स थी, एक बेच दी। सेल ऑफ जनरेटर, सेल ऑफ AC बाय हेड ऑफिस, तो बिल्कुल रेवेन्यू आएगा, लेकिन हम इसका रेवेन्यू नहीं कहते, वैसे हम तो बड़े हो गए हैं, हम इसको अदर इनकम कहते हैं। एंड वुड नेवर बी ए ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसको कभी भी जिंदगी में बोलें ऑपरेटिंग सेगमेंट में ना डालिए। हाथ खड़े करके मतलब बताएं इन 4 लाइनों का। हाँ जी जी, ठीक है। अच्छा, घर में भी जरूरी नहीं कि कोई चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर घर में अम्मी भी हो सकती हैं, घर में अब्बू भी हो सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है अम्मी से इजाज़त ले भी लें, कहते हैं अब्बू बोलो पूछ के आ, और अब्बू से ले लें तो कहते हैं अम्मी से पूछ के आओ, दोनों ने आपस में तो फिर वो दोनों मिल के हैं। और कई घरों में तो बड़े भाई का लेवल इतना हो जाता है कि वो जाके बीच में बैठा होता है, अम्मी अब्बू से पूछ के आ गए हो किधर जा रहे हो, ठहरो, बस फिर तो वो घर के हालात सब। तो अच्छा, इसमें अपने बड़े भाई को ना सोचा करें, इसमें सोचा करें मैं अगर बड़ा भाई बनूं तो ये सबसे बड़ा, ये अलमिया हम लोगों का, कोई मिसाल दी जाती है ना तो दूसरों को सोचते हैं और कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। द टर्म चीफ ऑपरेटिंग, सखी की बातें होती हैं तो अपनी मिसालें याद आने, कंजूस की बातें होती हैं तो लोग याद आने लग जाते हैं। यहां भी बयान करके देख लो, कई जगह हम बयान कर रहे होते हैं, अब्बू बेटे की तरफ देख रहे होते हैं, सुन ले, कितनी बड़ी जहालत है, वो उसको एट द स्पॉट आप लोगों के सामने कह रहे हो उसको सुने। बट ठीक है, अब्बू के हकूक बताए जा रहे हैं बेटे के, लेकिन इशारे तो ना करो उस वक्त, घर जाके भी ना बताओ, समझ रहे सारे। और कई दफा बेटों को हमने देखे, बयान हम कर रहे होते हैं, बेटा अब्बू की तरफ देख रहा होता है, अब्बू ये हद होगी, हाइट ऑफ एनीथिंग, अपने ऊपर रूल लगाने होते हैं। द टर्म चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर आइडेंटिफाइज अ फंक्शन। एक जगह तो गलती से हमने वो गलती से बात कर दी उधार वापस करने की, अब एक बंदे ने जो दूसरे को देखा हो आपकी सोच है, नाई की दुकान पे बैठे हुए थे, हमने बात शुरू की, अगले ने सुना ऐसे गोरी में देख सोन तो कहने भी लगे सोन। अच्छा, द टर्म चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर आइडेंटिफाइज अ फंक्शन, आइडेंटिफाइज अ फंक्शन। तो बयान करने से पहले लोगों को रूल बता दिया करें, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। द टर्म चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर आइडेंटिफाइज अ फंक्शन, इट इज नॉट अ मैनेजर विद अ स्पेसिफिक, दैट फंक्शन इज टू एलोकेट रिसोर्सेज। इसका काम होता है रिसोर्सेज एलोकेट करना, कि कौन घर में फैसला करेगा कि मोबाइल आपने बदलना है या नहीं, ये रिसोर्सेज एलोकेट करना है। एंड टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी, रिजल्ट आने पे कौन चंडे मारेगा घर में। ऑफन the chief operating decision maker of an entity is its chief executive officer, जिसको क्या कहते हैं, CEO, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO। बट इट मे बी अ ग्रुप, ये मैं आपको बता रहा था, मैं वो मिली भगत भी कर सकते हैं। इट मे बी अ ग्रुप फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और
अदर्स, कोई भी मिलके ग्रुप बना ले, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बोले क्या बन जाएगा, ब्रेक दे रहे हैं हम इंशाल्लाह, 5 मिनट ब्रेक दे रहे हैं। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जब बन गया एक बंदा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, नाउ ही विल डिसाइड एवरीथिंग रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। दो काम होते हैं इसके, नंबर 1, वाइंड अप ना करें चीजों को प्लीज, टू एलोकेट द एंड टू असेस द परफॉर्मेंस, उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। बहुत सी एंटिटीज में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली बता देती हैं कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कौन से हैं, लेकिन बहुत सी एंटिटीज ऐसी रिपोर्ट्स बनाती हैं जिसमें बिजनेस को वैरायटी ऑफ वेज में देखा जा रहा होता है। बताएं, इसकी मिसाल दें, बिजनेस को वैरायटी ऑफ वेज में देखा जा रहा है, बोले ना, वैरायटी ऑफ वेज में देखने का तरीका जियोग्राफिकल और प्रोडक्ट वाइज। अब सबर एक मिनट सुनते नहीं पहले बातें, उसके बाद में होंडा एटलस कार वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमें कह रहे हैं कि होंडा सिटी की सेल भी लेके आओ, होंडा सिविक की सेल भी आओ, होंडा एकॉर्ड की सेल भी लेके आओ, और जो स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हो गाड़ियों के उनकी सेल भी लेके आओ। और थोड़ी देर बाद अकाउंटेंट को बुला के कहा कि पंजाब की सेल अलग लाओ, सिंध की सेल अलग लाओ, बलूचिस्तान की सेल अलग लाओ, केपी की सेल अलग लाओ। अब ऐसी सूरत में तो दोनों काम हो रहे हैं। अब मसला पड़ गया पॉइंट 2 में, पॉइंट 2 में आके हम परेशान हो गए। इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड। अब बता दें रेगुलरली क्या रिव्यू कर रहा है, वो प्रोडक्ट वाइज रिव्यू कर रहे हैं या एरिया वाइज रिव्यू कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो ये एक मसला खड़ा हो गया। अब मसला तो वर्किंग 1 में जाके पता चलेगा। अब वर्किंग 1 अगर दोनों तरीके से करनी पड़ी तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए स्टैंडर्ड ने इस तरफ नहीं लेके गया। स्टैंडर्ड कहते हैं मेरा मशवरा है दोनों में से कोई एक करो आइडेंटिफाई, ये इन चक्करों में ना पड़ो। अगर सीओडीएम पागल है, खर दिमाग है, पागल खर दिमाग नहीं है, अच्छा बंदा है, खैर है, उनका बिजनेस है, उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी डाटा मांगे आपसे। कहते हैं ऐसे बिजनेसेस आपको दुनिया में मिलेंगे, ऐसे। पॉइंट 2 का मतलब बताएं, दूसरी लाइन का मतलब बताएं। हाउएवर एन एंटिटी may produce reports in which its business activities are presented in variety of ways। इसका हल बताएं। अब क्या करें, वर्किंग 1 में क्या करें, प्रोडक्ट वाइज कॉलम बनाएं या एरिया वाइज? इफ सीओडीएम यूजेस मोर देन 1 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बताएं एरिया वाइज, और दूसरा अब क्या करें, इफ सीओडीएम यूजेस मोर क्या करें? तो भाई ये मेन फैक्टर नहीं, अब सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। लीज में भी होते थे प्राइमरी इंडिकेटर, सेकेंडरी इंडिकेटर। अब कुछ और की तरफ जाएं, अदर फैक्टर्स में आइडेंटिफाई अ सिंगल की तरफ जाएं। ये डबल तो कंफ्यूजिंग है। अदर फैक्टर्स देखें, अदर फैक्टर्स, लो जी बड़ा कमाल लफ्ज आया, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स हमें हेल्प कर देंगे किसकी तरफ जाने के लिए, सिंगल सेट की तरफ जाने के लिए। और वो जो डबल वाला मसला है वो हल हो जाएगा। हमने कहा क्या क्या देखें, सीओडीएम की शक्ल कैसे बनती है प्रोडक्ट वाइज पे, और शक्ल कैसे बनती है, कहते हैं नहीं उसकी शक्ल ना देखो तुम भाग जाओगे। सिंगल सेट इंक्लूडिंग नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ, बिजनेस की नेचर देखो क्या है, मैनेजर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें देखो, ये सारी चीजें देखो। मैनेजर्स कौन कौन से हैं? हो सकता है मैनेजर आपने गाड़ी वाइज बनाए हो, या हो सकता है मैनेजर आपने सीओडीएम नहीं, छोटे छोटे मैनेजर, हर एक को, एम को, एन को, ओ को, पी को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स के। अगला सफा निकाल लिया तुमने, मंडे की क्लास शुरू हो गई है, मारूंगा मैं तुम्हें। एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सीईओ का भी बाप होता है, मतलब ये अब्बू नहीं होता उसका, समझ गए होंगे आप, जैसे आप साथ वाले कहते ना तू, अच्छा तो के बिक रहे ना बोला, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे मांग रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी पागल हो जाएं तो फिर अगले सफे पे उसका भी हाल देख लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कैसे हैं, दोनों तरीके से दो। अच्छा अब बात को क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो ब्रेक लेते हैं। पार्ट बी अपनी बरकरार रहेगा अपनी जगह। अगर
एरिया वाइज और प्रोडक्ट वाइज दोनों तरह इंफॉर्मेशन मांग रहा है सीईओ, तो तीन चीजें और देखें। नंबर 1, यानी कि दुनिया में क्या मशहूर है, ये गाड़ियां बेचते हैं या पंजाब सिंध में कितनी सेल करते हैं, इस तरह जरा देखो नेचर ऑफ बिजनेस कैसे चल रही है। और दूसरा ये देखो कि मैनेजर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। हो सकता है आपने मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल बनाए हो सिर्फ प्रोडक्ट वाइज, या मैनेजर बनाए हो सिर्फ एरिया वाइज। और एक और चीज भी देख लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेज 428 लिखा होगा आज के नोट्स में, एक्सेप्ट पैरा 1 के अलावा। चलें जी, नमाज पढ़ के आ जाए 1:45, ताकि आपको 2:30 तक जो है साथ वाले के साथ फ्री कर दिया जाए। शुरू करो यार, और क्या करने आए हैं इधर, शुरू करो। कौन सी तकरीर? कैफ क्वालिफाइड सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल। अच्छा, ये तो चेक कराना पड़ेगा। हाँ मैं जाऊंगा। मासूमाना सवाल आपके। अब अनलकीली हमारे पास कोई IAS 12 का और सवाल नहीं है, तो हाइब्रिड में कुछ मसला आ रहा है, जाए जाके सेट करके आए। अब अनलकीली हमारे पास IAS 12 का और कोई सवाल नहीं है, तो कुछ सवालों की हल्की फुल्की एडजस्टमेंट्स ही हम करेंगे, और ये लॉसेस वाली बात और ये इंशाल्लाह अगली क्लास में रिवाइज करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, हाइब्रिड में बंदा भेजा हमने प्रॉपर, बिल्कुल अभी पहुंच रहा है। पेज 293 पे क्वेश्चन 16 निकाल लें आप लोग। जी भाई, तस्वीर बड़ी करके नजर आ रही है। क्या करेंगे, अजीब सी चीज़ होगी। रजिस्टर पे लिखेंगे क्वेश्चन 16, एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3। चलो जो भी आप क्या करें। अच्छा जी, हो गया मसला हल जी। ओके, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। असल में अब ये IAS 37 की एडजस्टमेंट है और ये IFRS 9 की है, इस वजह से फिर आगे नहीं चल सकते हम। अच्छा जी, क्वेश्चन 16, एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 ऑन 1 जुलाई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में टैक्स वालों की क्या राय है? बस वो फेयर वैल्यूज को नहीं मानते, बाकी तो डेप्रिसिएट उन्होंने करना है नहीं करना, किस रेट पे करना है वो फिर सवाल बताया करेगा। अकाउंटिंग वाले के पास चॉइस अवेलेबल है, या कॉस्ट मॉडल पे रखें या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें। कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे तो डेप्रिशिएट करेंगे, फेयर वैल्यू मॉडल पे रखेंगे तो गेन को P&L में लेके जाएंगे या लॉस को, और डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। पिछले साल के मिड में एग्जैक्ट मिड में 1 जुलाई को हमने खरीदा है क्वेश्चन 16 की एडजस्टमेंट 2। पिछले साल के मिड में हमने खरीदा है एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फॉर 50 मिलियन। फेयर वैल्यूज पिछले साल के एंड पे थी 55 और हमारे साल के एंड पे 65। PL uses the fair value model for accounting purposes। इजी मार्क्स ले, मुझे बताएं पहले साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 55। दूसरे साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 65। अंडर द टैक्स लॉस लाइफ नहीं दी हुई, ये कैसे आप लोगों ने फिर बता दिया लाइफ नहीं दी हुई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की? फेयर वैल्यू मॉडल है ना, उसमें लाइफ चाहिए ही नहीं। अंडर द टैक्स लॉस डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। बात ही खत्म होगी। फर्दर पूरे साल की डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। डिस्पोजल वाली बात उसने लिखी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्पोज ही नहीं हो रही, तो फिर क्या करना है। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो बस इजी मार्क्स लें, इसमें क्या स्क्रैप सी एडजस्टमेंट है। जी बोलें भाई।
अब मुझे नहीं पता क्या वर्किंग में मांगा हुआ है, क्या कहाँ मांगा हुआ है। वर्किंग 2 कर देते हैं इसको। वर्किंग 1 करंट टैक्स। अच्छा जी इन्वेस्टमेंट छोड़ें बस, खैर है, अब हम तो ऐसे ही बस रफ वर्किंग कर रहे हैं जी। कैरिंग अमाउंट बताएं 31 दिसंबर, पहले बता दें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 20 कर लें, 20। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 21 जी। पिछले साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेटर ना पकड़ें, 55। इस साल के एंड पे 65। अच्छा जी, टी काउंट बना लीजिएगा घर जाके। मुझे बताएं टैक्स वालों की नज़र में कॉस्ट कितनी है? 50। टी काउंट क्यों बनाने, ऐसे टाइम ज़ाया होगा। पहले साल की डिप्रिसिएशन 6/12 नहीं करनी, फुल ईयर डिप्रिसिएशन 50 - 5 फर्दर -5, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, ऑन कॉस्ट -5 इज इक्वल टू 40। बस ये यही टैक्स बेस में छोटा सा कैलकुलेट करके दिखा दिएगा। टी काउंट क्या बनाना है, अब तो बड़े हो गए हुए। टैक्स बेस 40। करंट टैक्स की वर्किंग खुद ही करें ज़रा। नहीं सिर्फ 21 की, 21 का ही नोट मांगा हुआ है, देखें उसने नीचे। अकाउंटिंग वालों ने मुझे वैसे ज़रा पिछले साल बताएं, पिछले साल इधर देखें सारे। अकाउंटिंग वालों ने पिछले साल कितना गेन रिकॉर्ड किया था? 5। टी काउंट बनाने की ज़रूरत है या समझ आ रहा है? अकाउंटिंग वालों ने पिछले साल कितना गेन रिकॉर्ड किया था? 5। और टैक्स वालों ने पिछले साल डिडक्शन कितनी रिकॉर्ड की थी? 5। पिछले साल हमने करंट टैक्स की वर्किंग कैसे की होगी? अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा के टैक्स वालों की डिडक्शन रिकॉर्ड की होगी दोनों माइनस, क्या करें हम, मजबूरी है। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा के टैक्स वालों की डिडक्शन माइनस। चलें छोड़ें पिछले साल, हम तो इस साल की बात करें। इस साल 50-65 पे गया होगा या 55-65 के? इस साल अकाउंटिंग वालों का गेन, उसको उल्टा कर फेयर वैल्यू गेन, इसका नाम ऐसे होना चाहिए। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाकर टैक्स वालों की, ऑल टुगेदर डिफरेंट अकाउंटिंग हो रही है ना, क्योंकि वो तो रिवैल्यूएशन को मानते ही नहीं। टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन 5। चलें जी, इस एडजस्टमेंट को टिक कर लें, मुफ्त के नंबर थे। क्या है, टिश्यू पेपर है? अच्छा ठीक है, लो सबको पता है, 4 बंदों को पता है टिश्यू पेपर निकाल रहा है। जो मशहूरी रह गई थी वो मैंने कर दी पीछे। अच्छा जी,
आपने प्लान बाय किया, आपने कॉस्ट पे की फॉरेन कंट्री में 500, एज्यूम करें आपको एक्सचेंज लॉस आया 17 का, या एज्यूम करें आपको प्लांट पर एक्सचेंज गेन आया 9 रुपीज़ का। अच्छा, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, जी किसी को याद हो ये करवाया हुआ है पास पेपर क्वेश्चन 12 में, अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज लॉस, इसको छोड़े ना, ये तो अभी मैं नहीं करा रहा। अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज लॉस को बैलेंस शीट में नहीं डालते, और टैक्स वाले जालिम कहते हैं कि इसको एसेट की कॉस्ट में डाल दो। और करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करेंगे? कितना? एक्सेलेंट, ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग वाला का लॉस माइनस हो चुका है ना, टैक्स वाले कहेंगे नहीं ये लॉस नहीं है, इसको एसेट में डालो। लॉस नहीं है मीन्स उल्टा दें बस। गेन तो आज पहली दफ़ा करने लगे हम, उस क्लास में लॉस किया था पास्ट पेपर क्वेश्चन 12, लाइक पास्ट पेपर क्वेश्चन 12 उसमें किया था। तो अच्छा ये बोरिंग कॉस्ट का बिल्कुल उल्टा है। बोरिंग कॉस्ट में पता है क्या होता है? अकाउंटिंग वाले बोरिंग कॉस्ट को कहते हैं एसेट की कॉस्ट में डालो, टैक्स को कहते हैं 500 भी रखो, सॉरी 500 भी रखो। तो वो बोरिंग कॉस्ट में बिल्कुल उल्टा होता है। एक्सचेंज लॉस में टैक्स वाले क्या कहते हैं? एक्सचेंज लॉसेस को एसेट की कॉस्ट में डालो। अकाउंटिंग ने तो बस यहाँ करते करते चला पेपर हो जाने। चलें अगला आप जरा खुद निकालें, ये आपके लिए नई चीज़ है। पॉइंट 2 क्वेश्चन आंसर, बाकी ये सारे टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं। एक्सचेंज गेन आ रहा है, इसको हम अभी रिवाइज करेंगे। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर, हाँ कौन सा कर रहे चल रहा है अभी? 16। पास्ट पेपर क्वेश्चन 16 में रिवाइज करेंगे। ये तो हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ना, ये तो हम रजिस्टर पे नोट करके डब्बे में ले लेंगे ताकि ये हमारे मेन सवाल से लग रहे। किसी ने कर लिया तो हाथ खड़ा कर दे। आपका क्या ख्याल है, टैक्स वाले एक्सचेंज गेन को क्या करेंगे? चलिए अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे? P&L में डालेंगे, तो फिर अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे। अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में माय डियर नहीं डालेंगे, प्लीज नहीं डालेंगे, अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे। $500 जमा 17, माजरत इस तरह लिखा था, 500 जमा 17। ये है एसेट, इसके अगेंस्ट खुशी आई है 9 की। टैक्स वाले कहेंगे फिर एसेट को 509 पे रिकॉर्ड करो या 491 पे? 491 पे। एसेट डेबिट गाम डेबिट, डेबिट डेबिट डेबिटा, एसेट डेबिट खुशी क्रेडिट। तो एक लाइन लिखी हुआ करेगी पेपर में, टैक्स, अभी वो लाइन लिखी होगी सवाल में, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ द एक्सचेंज लॉस टू बी एडेड और एक्सचेंज गेन टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट।
वो कहते हैं गम आता है तो एसेट की कॉस्ट में डाल दो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन डालते थे, खुशी आती है तो एसेट की कॉस्ट से नेट कर दो। अकाउंटिंग वाले भी वैसे खुशी एसेट की कॉस्ट से नेट करते थे। ऐसे तो नहीं इनाम मिलेगा ना, बताने पे इनाम मिलेगा। अकाउंटिंग वाले भी है, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके, जी एक्सेलेंट। अकाउंटिंग वाले कहते थे कि 500 रुपए का एसेट है, 50 रुपए बैंक को इंटरेस्ट पे किया और सरप्लस एसेट्स पे 3 रुपए इन्वेस्ट होके इंटरेस्ट इनकम आई। तो याद है आपको बोरिंग कॉस्ट में ये नेट होता था एसेट की कॉस्ट से। तो एक ही शायद मिसाल थी FR 1 में पूरे सिलेबस में कि जहां नेट होता था, बाकी मुझे नहीं याद आ रहा कोई। अच्छा तो 500 माइनस 9 491, ये जरा बताएं आप करंट टैक्स में। नहीं ये ना देखें टैक्स वालों ने क्या किया। टैक्स वालों ने तो बैलेंस शीट में ही खेला है। टैक्स वालों ने ये भी बैलेंस शीट में डाला, ये भी बैलेंस शीट में डाला। टैक्स वालों ने तो बैलेंस शीट में ही खेला है। टैक्स वाले P&L खेले ही नहीं। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं ये गेन P&L में जा चुका है, तो टैक्स वाले क्या कहेंगे, इस गेन को P&L में ना डालो। तो क्या करेंगे, लेस। चलें, ये कॉन्सेप्ट भी आज हमारा खत्म हुआ। चलें, ये अगली एडजस्टमेंट करें। अब ये जो हमारी आ रही है अगली, अगर ये समझ आ गया है, लें जी माशाल्लाह। अच्छा, कितना सोचा था? नहीं सोचा था, और 50 आ गया, तो रिकॉन्सिलिएशन में फिर कितना जाएगा? अच्छा, जी किसी ने नोट कर लिया हो तो बता दें। अब हमारे वाला सवाल भी, ये तो नोट कर ही लिया होगा, मैं हमारे वाला सवाल पूछ रहा हूँ। ऑन यकम जनवरी PL परचेज द लाइसेंस वाली एडजस्टमेंट। हो गया? करें जी ये एडजस्टमेंट। हमारे साल की क्या, बस एक ही साल की एडजस्टमेंट है ये। करंट टैक्स में भी, लेजेंड एफर्ट में भी कितने लोग ले गए हैं? इसमें थोड़ा डिप्रिसिएशन का भी फटा है, सिर्फ कॉस्ट नहीं निकालनी है, अमोर्टाइजेशन भी देखनी है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अकाउंटिंग वाले इनडेफिनिट लाइफ जिसकी हो उसको अमोर्टाइज नहीं करते, या ये 38 के दिन कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि अकाउंटिंग वालों की नज़र में ये लैंड टाइप चीज़ है। हाइब्रिड में सेकंड रो में क्या साबित हुआ है, कौन सही कह रहा था? कोई भी नहीं दोनों में से, ठीक। ऑन यकम जनवरी 2021 को, हमारे साल के पहले दिन, पेरेंट ने परचेज किया है लाइसेंस जिसकी लाइफ क्या है? अंडर टैक्स लॉस तो बाद में लिखा हुआ है ना, अकाउंटिंग वालों की नज़र में तो इंडेफिनिट लाइफ है। फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ, बाहर के सप्लायर को कितने पैसे दिए? 116, और एक गेन भी आया 16 का। अकाउंटिंग वालों ने ये 116 इस 16 में से नेट नहीं किया होगा। अच्छा, अब हमने प्लांट कितने का खरीदा? 116 का, और P&L में कितना लेके गए? 16। तो बता दें ये इनटेंजिबल एसेट जो है इसकी कैरिंग अमाउंट क्या है?
खुदा के लिए 16 को नेट ना कीजिएगा, अकाउंटिंग वाले एसेट को कॉस्ट पे रखते हैं बस, ये गेन को P&L में लेके जाते हैं। बोले अकाउंटिंग वाले कॉस्ट को ले गए बैलेंस शीट में और गेन को ले गए P&L में। अच्छा, टैक्स वाले कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंसेस में तो गेन लॉस दोनों आ जाते हैं। एक्सचेंज डिफरेंसेस आर एडेड और डिडक्टेड। क्या होता तो ऐड होता लॉस। टैक्स वाले कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज को डिडक्ट कर दो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, इसके बगैर पहले करें, इसको डिडक्ट कर दो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? व्हाट इज द कॉस्ट? प्लीज डिडक्ट इट। टैक्स वाले कह रहे हैं कि इसको आप डिडक्ट कर दो कॉस्ट में से। मैं किसी वजह से 100 ऊपर नहीं लेके जा रहा, इसको बताता हूं। तो टैक्स वाले कह रहे हैं इसको डिडक्ट कर दो एसेट की कॉस्ट में से। कॉस्ट कितनी थी? 116। तो टैक्स वाले कह रहे हैं 16 को डिडक्ट कर दो एसेट की कॉस्ट में से। नहीं, गेन से एसेट नहीं बढ़ता। ये देख लें जरा, एसेट 500 रुपए का खरीदा था, 17 रुपए का नुकसान हुआ। एसेट भी डेबिट नेचर और एक्सचेंज लॉस भी डेबिट नेचर, डेबिट डेबिट जमा हो गए। एसेट खरीदा 500 रुपए का, ये डेबिट, एसेट डेबिट और खुशी क्रेडिट। ओके, एक काम साथ कर जाएं, अकाउंटिंग वाले ये बैलेंस शीट में ले गए हैं, टैक्स वाले ये अकाउंटिंग, अभी अंडर टैक्स लॉस तो लिखा ही नहीं हुआ। अकाउंटिंग वाले ये बैलेंस शीट में ले गए हैं, अकाउंटिंग वाले ये P&L में ले गए हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में ये लेके जाओ 116 माइनस 16, मीन 16 को P&L में ना लेके जाओ। ये भी तो इंप्लाइड बात है ना। तो ये एक जरा आप लोगों ने किया करना है, लेस क्या? एक्सचेंज गेन। कितने से? 16 से। कौन सी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहाँ? अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन पेमेंट। असल में ये 116 शायद हमने बाहर के मुल्क से खरीदा हुआ है ना, तो बाहर के मुल्क से खरीदा हुआ है फॉरेन कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ ये। तो जब हमने उसको 116 की पेमेंट करने गए तो उस वक्त 16 का हमें एक्सचेंज गेन आ गया। अपॉन पेमेंट का मतलब ये होता है कि जब एसेट खरीदा होगा तो एंट्री क्योंकि एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और जब पेएबल डेबिट करके कैश क्रेडिट किया होगा तो उस वक्त एक्सचेंज गेन आ गया होगा। हमें तो बस गेन की फिक्र चाहिए। यहां तक बात खत्म हो जाती अगर खाली एसेट की कॉस्ट दी होती। अब अगर इनडेफिनेट लाइफ ना होती तो अकाउंटिंग वाले भी इसको डेप्रिशिएट करते और टैक्स वाले तो इसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो अब टैक्स वाले सिर्फ कह रहे हैं डेप्रिशिएट करो, अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करने को मान नहीं रहे। टैक्स वाले कितना डेप्रिशिएट करने को कह रहे हैं? 10%। तो -100 का 10%, वो 10 नहीं आ गया यानी डेप्रिसिएशन। तो जवाब क्या आ गया? लेकिन याद से 9 इधर ले जाइएगा ना, वो 9 आ रहा है 10 आ रहा है, 10 इधर ले जाएगा। टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन खत्म हो गई। ये एडजस्टमेंट जो मैंने सादा सी चीज कराई थी उसमें डेप्रिसिएशन नहीं थी बस। जी हाँ जी,
किस एडजस्टमेंट में, 2 में 3 में? 2 में अकाउंटिंग फेयर वैल्यू गेन को ये उल्टाया हमने 10 21 का, और 20 का फिर 20 में उल्टाएंगे। चलें जी 1 मिनट दें इसको, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स रेपिटेटिव नेचर की नहीं है तो आई कैप ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर एसेट पे लॉस आए तो टैक्स वाले कहते हैं एसेट को रिकॉर्ड कर लो 517 पे, लेकिन अकाउंटिंग वाले कहते हैं किस पे रखो। इस वजह से अकाउंटिंग वाले 17 P&L में ले जाते हैं जो हमें उल्टाना पड़ता है। अगर एसेट पे गेन आए तो टैक्स वाले कहते हैं एसेट को रिकॉर्ड, यानी बैलेंस शीट खेलो, इसको भी बैलेंस शीट में ले जाओ, इसको भी बैलेंस शीट में ले जाओ, लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव करके लेके जाना पड़ेगा, तो टैक्स वाले बैलेंस शीट खेलते रहते हैं। तो ये 491 को एसेट पे रखते हैं, अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि 500 को यहाँ पे रखो, ये 9 को P&L में ले जाओ, टैक्स वाले कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ना करो, तो ये उल्टा दिया जाता है। जी भाई ओके, आप तसल्ली से इधर आएं। हमने परचेज किया लाइसेंस, अच्छा ये इसको ना इतनी एग्जैक्ट फिगर सेम नहीं रखनी चाहिए, 16 116, अजीब सा सवाल है, ऐसा ना बनाना चाहिए इसको। PL परचेज लाइसेंस एट अ कॉस्ट ऑफ 116, ये पाक है एक्सचेंज गेन लॉस से, ये फॉरेन सप्लायर को मैंने पैसे पे किए हैं, फॉरेन सप्लायर को पैसे पे किए हैं या करने हैं जो भी है वो आगे। तो फॉरेन सप्लायर को जो पेमेंट बनती है वो कितनी बनती है, 116 मिलियन, तो 116 का एसेट है मेरा, 116 का एसेट है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं जो गेन आया P&L में ले जाओ। तो पता होना चाहिए आपको दो बातें कि 116 इधर पड़ा हुआ है और इसमें से 16 कुछ नहीं है, वो 16 अलग दिए, इतनी एग्जैक्ट फिगर यूज नहीं करनी चाहिए दीवाने को। 116 इधर पड़ा हुआ है, इस 116 को मैं नीचे लिखता अगर डेप्ट भी करना होता, लेकिन अकाउंटिंग वाले डेप्ट नहीं करे। 116 बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है और 16 PBT में पड़ा हुआ है, ये मुझे पता होना चाहिए। टैक्स वाले कहते हैं 16 को PBT में ना डालो, नेट कर दो एसेट की कॉस्ट से। तो हमने फिर 16 को नेट किया एसेट की कॉस्ट से, जवाब 100 आ गया, और हमने कहा चलो ठीक है 16 को फिर प्रॉफिट से निकाल देते हैं। उन्होंने कहा एक छोटा सा काम और कर, जो आए ही हो जाते हुए थोड़ा सा डेप्रिशिएट भी करा दो। वो तो हमने डेप्शन रिकॉर्ड की 10 रुपए की, जिसकी वजह से BV आ गई 90। और अकाउंटिंग वालों ने क्यों डेप्रिशिएट किया, क्योंकि इसकी इनडेफिनेट लाइफ है। ओके ओवर करें ये, अब आगे आए। 12 मिनट अब किसी तरह हमने गुजारने हैं अपनी ज़िंदगी के। दूध का दूध, पानी का पानी। भाई ये तस्वीर खींचो, ये क्या हुआ है? अच्छा आप लोग छोड़ें। ओके याद आ गया, एक आसान सा काम है वो कर लेते हैं बस। ये जो आखिरी सवाल हमारा रह गया था इसको कर लेंगे इंशाल्लाह जब सारे स्टैंडर्ड्स कर लेंगे। ओहो पेज नंबर 188, बल्कि 189। ये जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड बने हुए हैं ना, ओरिजिनल स्टैंडर्ड, उनके अंदर ये एग्जांपल्स हैं। ये 6 एग्जांपल स्टैंडर्ड ने दी हुई हैं कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस समझाने के लिए। वो सिर्फ टैक्स बेस पूछ रहा है। अच्छा एक ना टैक्स बेस निकालने का तरीका होता है, लेकिन ये एक फार्मूला है लंबा सा, हम इस तरह नहीं किया करेंगे, हम बस इसको इग्नोर करेंगे। टी अकाउंट बनाते हैं हम। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। ना 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 अभी आगे ना पढ़ें, टैक्स वाले पता नहीं क्या कहते हैं, पहले अपना अकाउंट तो पूरा कर दें। इस साइड पे बैलेंसिंग क्या आता है, कितना, बस अब पढ़ लें। द इंटरेस्ट विल बी टैक्स्ड ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड। आप बता दें कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है,
हाउ टू टैकल, प्रिपेयर इन करंट टैक्स वर्किंग, रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड कैश. However, in deferred tax working, carrying amount will appear and tax base will be 0. चलें नोट करें. कैरिंग अमाउंट 100, टी काउंट्स नीचे बने हुए हैं, ना बनाएं. रिवीजन हो रही है बस, कुछ नहीं. 6 एसेट्स की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस पूछ रहे हैं, 6 एसेट्स अलग अलग. डिविडेंड रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100. अकाउंट का नाम बताएं. नहीं, डिविडेंड रिसीवेबल तो हम नाम नहीं रखते. क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं, आगे ना पढ़ें, पहले पी एंड एल बैलेंसिंग निकाल दें. The dividends are never taxable. The dividends are never taxable. Dividends पे कभी भी टैक्स नहीं लगना. In current tax working, reverse the income only, never record receipt. इनकम उल्टानी है, ये लेक्चर 1 रिवाइज कीजिएगा. एग्जाम्प्ट इनकम उल्टानी होती है, एग्जाम्प्ट इनकम उल्टानी होती है. नहीं, काट के नीचे जाके 0% ना लगाया करें, 0 की खैर होती है, हल्का फुल्का चल जाता है. काट के नहीं, बस एग्जाम्प्ट इनकम माइनस कर दें आप. एग्जाम्प्ट इनकम माइनस कर दें इन करंट टैक्स वर्किंग. हाउएवर इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग वी विल जबरदस्ती टेक कैरिंग अमाउंट इक्वल टू टैक्स बेस सो दैट देयर इज नो टेम्पर. ये अजीब वाला सिनेरियो था. डेटर हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100. इसका मैं डेटर अकाउंट बनाता होता हूँ, इसका इनकम अकाउंट नहीं बनाता क्योंकि इसमें जरा आदत है डेटर अकाउंट बनाने की. डेटर अकाउंट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100. अच्छा, अभी ना द रिलेटेड रेवेन्यू ना पढ़ें, अभी बैलेंसिंग निकालें. क्या है, जाहिर बात है कुछ कैश भी आया होगा, लेकिन हो सकता है ये 101 हो, ये 1 रुपया हो कैश, तो फिर वो अब हमें पता नहीं. द रेवेन्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट. टैक्स वाले कह रहे हैं ये रेवेन्यू में शामिल है हमारी नजर में भी. आपको क्या लग रहा है, एक्रूवल अकाउंटिंग लग रही है, कैश अकाउंटिंग? द रेवेन्यू कितना है वैसे? द रेवेन्यू, द रिलेटेड रेवेन्यू यानी उसका रेवेन्यू. इसका रेवेन्यू तकरीबन कितना बनता है? सो द रेवेन्यू इज ऑलरेडी बीन. थोड़ा सा टफ लफ्ज हो जाता है, जैसे किसी पिछले साल में इन्होंने डाला है, इस तरह लिखना नहीं चाहिए वैसे. has already been included in taxable profits में भी टैक्स वालों ने कहा इसको डाल दिया गया. तुम लोग परेशान ना हो, ये हमारी नजर में रेवेन्यू है. अब आपको कौन सी वाली चीज लग रही है कि हमने भी सेल में डाल दिया, वो भी कह रहे हैं कि टैक्सेबल प्रॉफिट में डाल दो. अब कोई लड़ाई लग रही है, तो इसलिए इनकी भी, क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग है? एक्रूवल अकाउंटिंग. भाई ये पहली दफा आया है. लोन रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100. ब्रॉड डाउन बैलेंसिंग लो, कैश बैलेंसिंग लो. नहीं, रीपेमेंट कैसे होगी? रिसीवेबल है अभी तो, अभी लोन दिया हुआ है. हमारे कॉलेज वालों ने एम्प्लॉय को 100 रुपया लोन दिया हुआ है, ये रिसीवेबल है अभी. तो दिया होगा तो रिसीवेबल आ रहा होगा ना. इसमें तो सेल और एक्सपेंसेस नहीं हो सकते. कैश बैलेंसिंग ले लें समझने के लिए, वैसे तो ब्रॉड डाउन भी बैलेंसिंग ले सकते हैं, सवाल बता नहीं रहा. चलिए कैश बैलेंसिंग ले लेते हैं. अकाउंटिंग उन्होंने कितना इनकम में डाला? कुछ भी नहीं भाई, इसका इंटरेस्ट रिसीवेबल इनकम में जाता है, लोन रिसीवेबल का प्रिंसिपल इनकम में नहीं जाता. एंड द टैक्स इन द रीपेमेंट ऑफ लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस. जब ये लोन वापस होगा तो टैक्स वाले भी कुछ नहीं कहेंगे आपको कि डिडक्शन या अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा. व्हेन द लोन रिसीवेबल विल बी रिसीव्ड द टैक्स अथॉरिटीज विल से इट इज योर सेल. इतने पागल तो नहीं है टैक्स वाले, हो तो फिर लोगों के बिजनेस ही बंद हो जाए. लोन रिसीवेबल भी इनकम में डालना शुरू करें तो वो तो इतने हैवी टैक्सेस देने पड़े फिर. तो कहते हैं जब लोन वापस आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो फ्यूचर में बताएं जब लोन हमें वापस मिलेगा तो इनकम में कितना डालेंगे? नहीं, लोन वापस मिल रहा है ना, बताएं इनकम में कितना डालेंगे. और अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना इनकम में डालेंगे? कुछ भी नहीं. नहीं, अकाउंटिंग वाले कैसे इनकम में? ऐसे तो ना करें ना.
अकाउंटिंग वालों की एंट्री होगी कैश लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और जब वापस मिलेगा एम्प्लॉय लोन वापस कर गया तो कैश डेबिट। तो भाई ये जो लोन के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इनका सादा सा रूल है, इनमें कोई लड़ाई ना पैदा कीजिएगा जिंदगी में, क्योंकि इसकी वजह से टैक्सेस आते ही नहीं, इसकी वजह से टैक्स राइज ही नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं इस पर टैक्स राइज हो। उधार कितना दिया था? 100 रुपया, उस पर इंटरेस्ट पे कब टैक्स लगाना है, इस पे लड़ाई हो सकती है, लेकिन उधार वापस मिलने पे क्या होना है? कोई भी नहीं। जब उधार वापस मिलेगा अकाउंटिंग वाले ने कहेंगे हाँ ठीक है वापस मिल गया, टैक्स वाले कहेंगे हाँ हाँ ठीक है उधार वापस मिल गया। उधार देते हुए भी दोनों यही कहेंगे, जब उधार दे रहे होंगे अकाउंटिंग वाले कहेंगे हमारा रिसीवेबल है 100, टैक्स वाले कहेंगे हाँ हाँ रिसीवेबल है 100, और जब उधार वापस हो जाएगा ये कहेगा रिसीवेबल 0 है, ये कहेगा हाँ हाँ रिसीवेबल 0 है। ये कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती इनमें, लोन के प्रिंसिपल में। जी बोले। लोन नहीं, लोन रिसीवेबल टैक्स की क्लास में तो हमने नहीं पढ़े थे, लेकिन अगर टैक्स वालों से कहें जबरदस्ती की अपनी बैलेंस शीट बनाओ, तो वो इसको इन P&L में डालेंगे या बैलेंस शीट में डालेंगे? बैलेंस शीट में डालेंगे। टैक्स वालों को हम जाके कह देंगे हमने 100 रुपया लोगों से लेने, वो कहेंगे हाँ ठीक है लेने आपने, इस पे तो हम क्या चीज P&L आ ही नहीं सकता, लोन का टी अकाउंट है ये, लोन का टी अकाउंट इंटरेस्ट रिसीवेबल का नहीं है, ये लोन के प्रिंसिपल का रिसीवेबल है। तो P&L मतलब बस सादा सी बात है, मैं कॉलेज वालों ने एम्प्लॉय को उधार दिया 200 रुपए, तो टैक्स वाले कहेंगे हाँ ठीक है 200 रुपए उधार दे दिया। अब ये ना टैक्स वाले P&L में लेके जाएंगे ना अकाउंटिंग वाले P&L में लेके जाएंगे, क्योंकि ये बारों बार बैलेंस शीट की चीज है। इसी तरह शेयर कैपिटल है, कभी हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वालों को शेयर कैपिटल आया, अकाउंटिंग वाले एंट्री करेंगे कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, टैक्स वाले कहेंगे हाँ कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। कोई चीजें उसमें लैंड खरीदें, लैंड लोन रिसीवेबल को छोड़ें लैंड कर लें, अकाउंटिंग वाले कहेंगे लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, टैक्स वाले कहेंगे ठीक है हाँ लैंड डेबिट कैश क्रेडिट। तो अकाउंटिंग वालों ने उधार दिया, टैक्स वाले कहेंगे ठीक है लोन रिसीवेबल है, टैक्स वाले कहेंगे हाँ हाँ लोन रिसीवेबल है ठीक है। तो ये ऐसी चीज है जो कि P&L में दोनों नहीं लेके जाते, इस वजह से हमेशा इनकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस क्या लेनी है? बराबर लेनी है। लिख लें ये P&L में दोनों नहीं लेके जाते, बस वजह लिख लें शायद, ये चीज P&L में दोनों नहीं लेके जाते। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? या इनकम हो या एक्स, यानी या टैक्सेबल हो या डिडक्शन हो, पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट टाइप चीज है। लोन इनकम कैसे? लोन कब इनकम होता है? हाँ लोन के 100 रुपए के ऊपर जो 3-4 रुपए इंटरेस्ट मिलना है वो इनकम होता है, लोन तो इनकम कभी नहीं कहा जाता। प्रीपेड का लफ्ज़ तो सॉरी हम यूज़ नहीं करते, हम तो लफ्ज़ यूज़ करते हैं एक्सपेंस, पेबल का भी नहीं, एक्सपेंस बस। प्रीपेड एक्सपेंस एट ईयर एंड आर इधर ही आएगा ना। दीज आर, अच्छा पहले टी काउंट तो पूरा कर लें, इस साइड पे बैलेंसिंग क्या आएगा? कितना? टैक्स अथॉरिटीज कौन सी अकाउंटिंग यूज करी है? तो इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट, हाउएवर इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर। ये तो सांसद सवाल था इसी तंग करने के लिए, टैक्स बेस उसने पूछी हुई है, बस एक मेरे ख्याल से नई चीज लोन रिसीवेबल ही थी। अच्छा अगली एडजस्टमेंट तो पीपीई की है, लेकिन समझ लीजिएगा आराम से। मशीन की कॉस्ट 100, carrying amount of machine is 90. For tax purposes, depreciation of 30 has already been deducted in current and prior period. लेकिन ये मतलब ये नहीं कि ये फिगर नेट है,
बस वैसे ही बता रहा है, फॉर टैक्स पर्पज डेप्रिसिएशन ऑफ 30 इज डिडक्टेड इन करंट एंड प्रायर ईयर, यानी ये कम डिडक्शन है, कितना हो गया, एंड द रिमेनिंग कॉस्ट 70, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, what is taken to current and prior periods already, what is remaining cost, remaining 70 will be deductible. अच्छा वैसे हम भी शायद पता नहीं, will be deductible, remaining नहीं, वो जो हम लॉजिक देते थे ये वो दे रहा है, remaining 70 will be deductible in future periods. मुझे पता है अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में नहीं, फाइनल जो फिगर निकाल रहा है वो नहीं दे रहा, मुझे पता है ओवरऑल ये टीटीडी ही आना है, वो अभी ये नहीं बता रहा, वो रिमेनिंग 70 के बारे में बोल रहा है। ये स्टैंडर्ड में लिखे हुए अल्फाज हैं, समझाने के लिए उसने लिखे हुए हैं। फॉर टैक्स पर्पज डिडक्शन ऑफ 30 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन करंट एंड प्रायर पीरियड्स, यानी ये कम डिडक्शन में हमारे साल की डिडक्शन भी पड़ी है, पिछले सालों की भी, एंड द रिमेनिंग 70 विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर। हम क्या पूछते थे कि टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डिडक्ट करेंगे, 70, the remaining 70 is deductible in future either as depreciation or a deduction on disposal. Deduction on disposal मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि फर्ज करें अगले साल ये एसेट स्क्रैप हो गया, चोरी हो गया, तो फिर ये 70 डिडक्शन के नाम से माइनस होगा या टैक्स लॉस के नाम से माइनस होगा। तो कह रहे आप याद रखना, सर पता है क्या करते होते थे, सर 2 नंबर ही मारते थे, सर कहते थे फ्यूचर में टैक्स वाले डेप्रिशिएट इतना करेंगे, कहते हैं मैं आपको अंदर की बात बताऊं, फ्यूचर में कई दफा बिक भी जाते हैं चीजें, तो कहते हैं बच्चे को पूरी बात बताया करो, कभी कभी फ्यूचर में डेप्रिशिएट होते हैं और कभी कभी बिकने पर लॉस दे जाते हैं। लेकिन ये समझने के लिए हम सेल प्रोसीड ज्यूम नहीं करेंगे, सेल प्रोसीड में 0 ज्यूम कर रहा हूं ताकि बात उसकी समझ आए। कहते हैं इस 70 को या हम डेप्रिसिएशन के नाम से खर्चे में डाल देंगे और अगर चोरी हो गया तो हम लॉस के नाम से खर्चे में डाल देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज डिडक्टेबल, डिडक्ट होगा, अल्लाह का शुक्र है इन फ्यूचर। वो बात अपनी जगह के 90 एड बैक भी होगा, ये बात वो नहीं कर रहा, वो तो टैक्स वालों की बात बता रहा है आप। अच्छा बात खत्म हो चुकी है, टैक्स बेस निकल चुकी है, आगे बोंगियां मार रहा है, टैक्स बेस रिक्वायरमेंट थी वो निकल चुकी है। रेवेन्यू जनरेटेड बाय यूजिंग द मशीन इज टैक्सेबल, कहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस इनकम एग्जाम नहीं है, बिजनेस इनकम टैक्सेबल है, इस मशीन से जो चीजें बनाएगा ना उसका रेवेन्यू टैक्सेबल है। एक और बात कहते हैं याद रखना, अगर कोई गेन आ गया ना मशीन पे उसको इनकम में डाल देंगे, और अगर कोई लॉस आ गया मशीन पे उसको डिडक्शन में डाल देंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तो टैक्स बेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इन तीनों बातों से टैक्स बेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं वैसे बता रहा हूं कि रेवेन्यू जनरेटेड बाय मशीन इज, इस मशीन से जो रेवेन्यू आता है वो टैक्स देते हैं हम उस पर। अब ये तो कोई बताने वाली बात नहीं थी, ये तो सादा सी बात है। अगली बात तो पुरानी वाली लिख रहे हैं, कभी गेन आ गया, किन के वाला गेन, टैक्सेबल, तो टैक्स वालों का ही गेन होता है ना, अगर गेन आ गया तो उसको इनकम में डाल देंगे, करंट टैक्स में, फ्यूचर में आ सकता है। कहते हैं अगर लॉस आ गया तो वो तो कहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं, वो फिर आपको अलाउ हो जाएगा एज आ डिडक्शन। अब इन सारी बातों से टैक्स बेस पे कोई फर्क पड़ा या कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बस कैरिंग अमाउंट 90 और टैक्स पे 0 है, लेकिन बताया उसने सिर्फ 70 के बारे में है, वो 90 के बारे में ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। आखिरी दफा पढ़ लें फिर हम क्लास खत्म करें। टैक्स पर्पसेस के लिए 30 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है इस साल और पिछले सालों में, देखते रहें, और बकाया 70 को माइनस कर दो, कब, फ्यूचर ईयर्स में, चाहे डेप्रिसिएशन के नाम से चाहे वैसे ही बता रहा हूं आपको। इस मशीन का रेवेन्यू टैक्सेबल है, अगर इस मशीन का रेवेन्यू एग्जाम्प्ट होता है, ये हमारे सिलेबस की चीज नहीं है इसलिए मैंने इस पे बात नहीं की, ये लंबी बहस होती है। बेचने पे गेन इनकम में जाएगा और लॉस, अब आप लोगों ने यही 4 एग्जांपल्स 5 किसके एतबार से पिछले सफे पे करनी है, लाया, यही 5 एग्जांपल्स ये की नहीं आप लोगों ने, और आप लोगों ने नीचे सोल्यूशन पे हाथ रख देने। और आप लोगों ने टैक्स बेस पता क्या लेनी है, टैक्स बेस आप लोगों ने ना सोल्यूशन हाईलाइट कर लें, ये वाली लेनी है। लॉजिक्स ये एक तरीका होता था निकालने का, लॉजिक तो नहीं, फॉर्मूला होता था, ये नहीं हम यूज करते। ये टैक्स बेस है 0 100 100 100, ये सोल्यूशन है इसका, जाएंगे एडजस्टमेंट 5 का ये सोल्यूशन है। बाकी होमवर्क में देख लेंगे कोई लीज के और ISTL के सवाल देने होंगे, तो ऐसा जब कुछ रह नहीं गया।